सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्स अप, हाउ यू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में जा रहा हूँ मैं डुंडा। तो डुंडा है आज जलागम वालों की मीटिंग, क्योंकि ये आज है विश्व जल दिवस। तो हम जा रहे हैं अभी, मैं और दीदी। और मुझे किया है उन्होंने इनवाइट, क्योंकि दीदी है वहाँ कार्यरत है जलागम में पापा, और यहाँ पे पापा भी जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम दोनों और दिखाएंगे आपको कि जल के बारे में क्या क्या बातें चलती है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, पहले जब बर्फ़ गिरती थी तो ग्योला तक गिरती थी। ग्योला वाले जो भी देख रहे होंगे कमेंट करके बताएं, गिरती थी कि नहीं गिरती थी। आज की डेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, घर में गैस चूल्हा ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से प्रदूषण की वजह से जो है सही टाइम पे बर्फ़ नहीं गिरी है और ज़्यादा नहीं गिरी है। इस बार तो ओलिया तक भी नहीं गिरी है। पहले पड़ती भी थी, चौकी जाते थे कभी कभार 1-2 साल पहले, और कुछ साल पहले तो हमारे यहीं तक बर्फ़ गिरती थी, पर टिकती नहीं थी ज़्यादा, पर गिरती थी। तो इस वजह से बर्फ़ नहीं गिरी है। तो इसका मतलब यह है कि जो ग्लेशियर है वो जल धूप आज ही देख ले आप, आज ही की डेट में देख लो कितनी ज़्यादा धूप हो चुकी है। और जो धूप है वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण जो है ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, और नदी का जो स्तर है वो भी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। तो ये एक मुख्य कारण है। जो स्रोतें हैं, जैसे हम उधर गए थे, देखा होगा आपने ब्लॉग में दिखाया था मैंने वो गदेरा वहाँ। तो जैसे हम वहाँ गए थे तो वहाँ भी आपने देखा होगा काफ़ी सारा पानी था। बट जैसे हमारी लाइन यहाँ तक आई तो पानी का स्तर घट चुका था, क्योंकि अब जो पुराने स्रोत भी हैं वो भी सूख चुके हैं, और जो नए स्रोत हैं वहाँ देखिए आप, ये देखिए ग्योला की नदी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं नदी में, और पानी बहुत कम दिख रहा है। तो ये काफ़ी मुख्य कारण है। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे डुंडा के पेट्रोल पंप। हमारे जलागम विभाग और वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, अन्य कई विभाग के लोग कोई यहाँ पर होंगे। आप सभी जनप्रतिनिधि का जलागम विभाग हार्दिक स्वागत व वंदन करता है। तो जो हमारी पहाड़ की परंपरा है, हम उसको आगे बढ़ाते हुए यही से प्रारंभ करें कि हमारी पहाड़ में सबसे पहले कहा जाता है कि भैरव का स्मरण करके जो है दीपक प्रज्वलित किया जाए। और इसके लिए मैं माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप आकर के दीपक प्रज्वलित कराएं। ओम शुभम भवति कल्याणम आरोग्या सुख संपदा सर्व शत्रु विनाशाय दीपक ज्योति नमो नमस्तुते। दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो जो जनार्दना। दीप का प्रारंभ किया गया था 1992 में। ये सबसे पहले इसकी एक शिला टाइप की रखी गई थी। 1993 में इसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ऑर्डिनेंस पास कराया गया था, और पूरी तरह से इम्प्लीमेशन के लिए ये 2021-22 मार्च को पूरे विश्व के पर्यावरण को देखते हुए जल संसाधन के उसमें ये किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि पहले हम कई प्रकार के ऐसे वर्क करते थे, आज धीरे धीरे हम सीमेंट के वर्क कम करने लगे, कंक्रीट जंगल खत्म करने की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, और अपने पुराने पैटर्न पे आ रहे हैं, जिससे कि हमारे जल स्रोत बढ़े, हमारे पानी बढ़े। और 99% हमारे पास खारा पानी है, और 1% मात्र हमारे पास, उसमें से भी 0.5% ग्लेशियर में चला जाता है, और 0.5% ही हमारे पास। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास पानी कुल कितना है। और इस चीज के लिए बार बार गोष्ठियां होती है, सभी कुछ है, हर आदमी अपना सजेशन देता है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आपने देखा होगा 2005-7 से पहले हमारे बिना ब्लड की कितनी डेथ हो जाती थी,
और जब ब्लड के बारे में अवेयरनेस आई तो आज हर जिले के अंदर हर कई सेंटर पर ब्लड है। उसको भी इसी प्रकार से जब नई जनरेशन ने अडॉप्ट किया, पुराने आदमी तो कहते थे खून देंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आज नए लोग देखो कितना वो कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका भी सैंपल आप देख रहे होंगे कि जैसे ब्लड बैंक की बोतल पे एक बूंद का निशान आकर के आता था, और आप देखिए वाटर के लिए जो है सेम दैट कंडीशन वही दिया गया। एक एक बूंद को संरक्षित करके जैसे हमने कई जीवों को बचाया है ब्लड की कमी, इसी प्रकार से हम अपनी आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए जल संरक्षित करें। उसके लिए जो जिससे बन पड़ता है, सरकार की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन एक सामाजिक होने के नाते और एक गांव के निवासी होने के नाते, ठीक है। अब एक शब्द मैं और जोड़ रहा हूं कि 92-93 के जो लोग होंगे वो कहते थे होंगे गोदा जमोरा खाएंगे, आज दो अभी दो उत्तराखंड दो। इस उत्तराखंड से इतनी धाराएं निकलती है, लेकिन हम लोगों ने किसी ने जंगल को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया। अगर हम पुनर्जीवित करते तो देखो आपके सामने आज भागीरथी में आज भी इधर उधर जा रहा है, हमारा ग्लेशियर पीछे जा रहा है। ये किसी सरकार की और किसी की कमी नहीं है, ये हम ही लोगों की कमी है जो हम यहाँ के निवासी हैं। इसको करने कोई रशिया और वर्ल्ड बैंक का आदमी नहीं आएगा, इसको हमको ही करना है। और अब तो मैक्सिमम आदमी यहीं का है। हम कर्मचारी के नाते साथ साथ में इस बात को ध्यान रखें कि हम एक इस प्रदेश के नागरिक भी है, और कल मेरे नाती पोते के लिए पानी नहीं होगा। जब 0.5 आज हो गया है तो आज से 20 वर्षों बाद 0.25 वाटर रहेगा, और पॉपुलेशन 175 करोड़ के आसपास होगी। तो निश्चित है कि पानी, ये प्लास्टिक के गिलास में जो हम आज फेंक रहे हैं, इसके लायक पानी एक परिवार को मिलेगा। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि गोष्ठी का अपना महत्व है, हर चीज का अपना महत्व है। सरकार आपके द्वार आई है, आपको एक संदेश दिया है, लेकिन शुरुआत आपने अपने घर से, अपने बर्तन धोने से, अपने नहाने के पानी से, 2 बाल्टी से मत नहाइए, 1 बाल्टी से नहाइए, धीरे धीरे आधा बाल्टी करिए, आपके पास पानी संचय रहेगा। क्योंकि जो ये बाथ टब और ये सब चल गए ना, ये सब वाटर कंजम्पशन ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता है। तो हम धीरे धीरे करके इस प्रकार से करें। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि चाहे वो विभागीय हैं या आम जन प्रतिनिधि लोग हैं या आम कृषक है भाई भी है, हमारा कृषक भाई भी हमारा जो है, अभी हमारे कई विभाग खंतियां खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे वाटर रिसोर्स हो। और विशेषकर ग्रामीण भाइयों से मेरा एक अनुरोध जरूर है कि आपके जो धारे नौले हैं उनको जो हो गया उसको भूल जाइए, लेकिन आगे से मैं प्रमुख साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पक्के काम न कराए आप। जितने आपने पक्के काम धारे नौलों में कराया ना, उतने आज उन धारे नौलों का पानी सूख गया। उतने में हम अगर रिचार्ज पिट बनाते तो उस समय अगर हम 1 मिनट में बंटा भर रहे थे तो आज आधा मिनट में हमारा बंटा भरता, लेकिन आज 2 घंटे में बंटा भर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए आप सभी लोगों के चरणों में यही निवेदन, यही वो करूंगा कि जल ही जीवन है। और वैसे भी हम लोग उत्तराखंड के कहते हैं कि उत्तराखंड एक देव भूमि है, और वैसे भी कोई भी काम करते हैं हम तो संकल्प भी अगर लेवाते हैं ना किसी से, तो पहले क्या कहते हैं, कितनी मात्रा है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा सांगतोपि वा यस्मत् पुंडरीकाक्षं सभयंतरा सूचि। आपके अंदर जितनी मलिनता थी वो सारी स्वच्छ हो गई, जल हमारे जीवन का। धन्यवाद आप लोगों का। और माल्यार्पण जो है हमारे भूवैज्ञानिक जो आए हैं वो इनका माल्यार्पण करें। ठीक है, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे क्षेत्र में ही, और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे माननीय महोदय से कि पूर्व और वर्तमान का प्रदीप चौहान जी उनका माल्यार्पण करें। मांड्या सारी के प्रधान जी हैं, उनका माल्यार्पण आप करें। थोड़ा इसमें जा। हाँ जी। ब्लॉक प्रमुख महोदय, समस्त
पर बैठे सभी विभागीय कर्मचारीगण, समस्त जितने भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं आपका यहाँ पे विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम ज्योतिका राणा है। मैं डुंडा रेंज से खट्टू बीट में अभी वर्तमान में बीट अधिकारी हूँ। और मैं यहाँ पे 2 शब्द जल संरक्षण जो हमारे द्वारा अभी डुंडा अनुभाग के अंतर्गत डुंडा कंपार्टमेंट 7 और 8 में खट्टू खाल केसमेंट और बिरघाट केसमेंट में किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो हमारे द्वारा काम किया जा रहा है उसका थोड़ा सा 2 मिनट जल संरक्षण की थोड़ा जानकारी दूँ। स्प्रिंग एंड रिवर रेजुलेशन अथॉरिटी सारा जलागम के तहत हमारे द्वारा डुंडा कक्ष संख्या 7 एवं 8 में जल संरक्षण के कार्यों को किया जा रहा है वर्तमान में। तो हमारे द्वारा वहाँ पे चेक डैम, गली पल्किंग, चाल खाल और जलाशय और ट्रिंचेज वगैरह खुदान किया जा रहा है तथा परफोरेशन पिट और वगैरह बनाया जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्यों हम ये चीजें बना रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो आप जैसे सर ने बोला है अभी कि पक्के काम न करके जो हम उसको सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, उसका इसमें मेन ये है कि अगर जैसे आप लोगों को पता है कि नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, जो हमारे वाटर के नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो सूख रहे हैं। तो इसमें क्लाइमेट चेंज और वन अग्नि भी एक मुख्य कारण हो सकती है। तो इस जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनको सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसमें जैसे कि हम नेचुरल चाल खाल बना रहे हैं। तो चाल खाल अब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो बरसात का जल है उसको संग्रहित करने के लिए नेचुरल चाल खाल बनाई जा रही है, जिसमें कि वन्य जीव और आसपास के मवेशियों को वहाँ पे पानी की आपूर्ति हो जाए। और सेकेंडली जो हम चेक डैम बना रहे हैं, तो चेक डैम गली पल्किंग क्यों बनाई जाती है कि जो बरसात का जल है तो उसका जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए गली पल्किंग और चेक डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी बना रहे, जिसमें वहाँ पे उपस्थित जो छोटी वनस्पति होती है उसको भी लाभ मिले। और जो जलाशय हमारे द्वारा बनाया जा रहा है उसमें जलाशय में जो आसपास के मवेशी है, आसपास के गांव है, उसको पानी की आपूर्ति हो जाए, नहर के द्वारा उनके जो खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। इसीलिए हम जलाशय भी बना रहे हैं और आसपास जो मवेशी वन्य जीव है उनको भी पानी की आपूर्ति हो जाए। तो जल संरक्षण के थ्रू जो ये काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, तो अभी वर्तमान में ये अभी कार्यरत है। और ठीक है सर, थैंक यू जी। राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है विस्तृत रूप में जागरूक होने के लिए परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, उस परमाफ्रॉस्ट के रूप में अवेलेबल है। 4% पानी जो हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी में नमी के रूप में, ठीक। इसमें से 3% पानी हवा में नमी के रूप में, 21% पानी मीठे झीलों के रूप में सरफेस पे अवेलेबल है, और सिर्फ 0.5% पानी नदी गाढ़ गधेरों के रूप में सरफेस पे अवेलेबल है। तो जो ये नदी और गाढ़ गधेरे जो 0.5% है पानी, इस पानी के ही इर्द गिर्द हमारी जो मानवीय सभ्यताएं हैं वो फली हैं, फूली हैं, विस्तृत हैं। फिर से हम आते हैं, जल है तो जीवन है। जब हम कह रहे हैं जल है तो जीवन है, आज की तारीख में आप देखिए पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, पूरा विश्व समुदाय है, सब वैज्ञानिक पृथ्वी से बाहर जा रहे हैं पानी खोजने के लिए कि हमें पानी मिल जाए, चंद्रमा पे मिल जाए, दक्षिणी ध्रुव में पानी मिल रहा है, हम अपनी वाहवाही ले रहे हैं, मंगल ग्रह पे भी खोजने की कोशिश चल रही है। लेकिन जब हम बाहर इतना खोजने की पानी कोशिश कर रहे हैं, तो एक प्रश्न आज के दिन में इस प्रांगण में हमारे मस्तिष्क में कौंधना चाहिए, विचार आना चाहिए कि क्या जो हमारे लिए जो पानी अवेलेबल है उसको हम सहेज पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं? ये हमारे पास ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। इस संबंध में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, वो इम्पोर्टेंट है और वही प्रेरक वाक्य है जो हमेशा हमारे लिए जरूरत रहेगी जब भी हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करेंगे, काम करेंगे। वो प्रेरक वाक्य हमेशा हमारे
मस्तिष्क में रहना चाहिए। जो पिछले सदी के एक महानायक हमारे देश में रहे, महात्मा गांधी, किस राज्य से थे? गुजरात से। गुजरात भी मीठे पानी के लिए वहाँ भी दिक्कत रहती है, किल्लत रहती है, और वहीं पे उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में एक नियम उन्होंने बना रखा था कि कई नियम थे। एक नियम उसमें ये था कि जब सुबह दातुन कुल्ला के लिए लोगों को सिर्फ 1 लोटा पानी मिलता था, उसी में सब लोग काम करते थे। सभी लोग उसका अच्छा पालन करते थे, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, सभी इस नियम का पालन करते थे। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से कहाँ गए? आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में। अभी वहाँ पर महाकुंभ संपन्न हुआ है। तो वहाँ उन्होंने देखा आनंद भवन में कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो सुबह सुबह वो बाल्टी भर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं दातुन कुल्ला में ही। महात्मा गांधी ने तुरंत उनको टोक दिया, भाई जवाहर ये क्या है, आप इतना पानी क्यों खर्च कर रहे हैं? नियम है कि 1 बाल्टी पानी, 1 लोटा पानी हमें इस्तेमाल करना है, और आप इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना पानी व्यर्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज, वो गुजरात है, साबरमती आश्रम की बात है, वहाँ पानी की किल्लत है, यहाँ तो इतना पानी है, गंगा यमुना का संगम है, पानी बह रहा है, उसमें से हमने भी ले लिया थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा नहीं, यही बात गलत है। हमको प्रकृति से उतना ही लेना है जितना हमारी आवश्यकता है। यही प्रेरक वाक्य है, यही सूत्र है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यही प्रेरक सूत्र हमेशा रहेगा। हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितने की आवश्यकता है। जब हम आवश्यकता से अधिक पे जाने लगते हैं तो हम प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं, और अनावश्यक छेड़छाड़ की वजह से जो जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, सब की चीज़ों में हमें जाना पड़ रहा है, हमारी दिक्कतें आ रही हैं। किसी ने कहा भी था कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। इस तरह की परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। खैर, मैं फिर से विषयांतर हो रहा था, विषय पे फिर से लौटता हूँ। तो ये जो जल है, मैंने अभी आपको आंकड़े दिए थे कि कितना समुद्र में है, कितना बर्फ के रूप में है, कितना हवा में है, कितना पानी में है। तो ये आपस में एक संतुलन बना हुआ है। सभी चीज़ों का, सभी पानी का जो है ये संतुलन है, कितना कहाँ पर है, कितना कहाँ पर है, ये संतुलन जो बना रहता है वो एक चक्र के माध्यम से चलता है। इसको जल चक्र कहते हैं। जो नदी है, जो समुद्र है, इसमें पानी इवापोरेट होता है, पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जो ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे वाष्प छोड़ते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। हम लोग जो है अपने सांस वगैरह छोड़ते हैं। ये सब जो पानी, ये सब वाष्प है, ये नमी ऊपर उठती है, बादल का रूप लेती है, और बादल के रूप में जड़ते हुए फिर से लैंड पे जाती है, और लैंड पर विभिन्न रूपों में जमीन पर वापस गिरती है। बारिश के रूप में गिरती है, ओस के रूप में गिरती है, ओलों के रूप में। सॉइल कंजर्वेशन, मॉइस्चर एंड कंजर्वेशन पे ये हमारा जो मॉडल है, ये दिखाने के लिए है कि कैसे हम सॉइल को, उसमें मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें और कैसे सॉइल इरोजन को हम कम कर सकें। तो जिसमें कि हमने मॉडल दिखा रखा है, जिसमें कि पहली बोतल में हम ओनली सॉइल है, इसमें खाली सॉइल है। दूसरी जो बोतल है, इसमें सॉइल के साथ थोड़ी खाद है, थोड़ी पत्ते हैं और थोड़े से स्टोन है। और तीसरे वाले में जो मिट्टी के साथ है थोड़ा प्लांटेशन, ग्रास या ये मतलब आप ये समझिए कि ये नंगी मिट्टी है, जो बंजर की जगह है, और इसमें जो है हमारे कुछ प्राकृतिक तत्व मिले हुए हैं, खाद है, चीज़ें, मल्चिंग जिसे हम कहते हैं कि प्रकृति जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर एक लेयर जैविक चीज़ों की, पत्ती है, घास है, गोबर है, इनकी एक लेयर है, और तीसरा जिसमें हमने प्लांटेशन कर रखा है। ये 3 आपको मॉडल अलग अलग तरह से जैसे इसमें बारिश होगी, पानी पड़ता जाएगा। पहले वाली जगह इसमें पड़ेगा पानी तो देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले में डाला तो इसमें जो पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ सॉइल में, उसके साथ थोड़ा सा मड भी आई, तो सॉइल भी आई साथ में, तो गंदा पानी है। तो ये जिससे कि ये है कि सॉइल को इरोड करते हुए लाया, मतलब सॉइल इरोजन इसमें ज़्यादा होता है पहले।
हम दूसरे वाले में जैसे पानी वर्षा का पानी पड़ा इसमें थोड़ा देर में पानी आएगा, धीरे आएगा, लेकिन थोड़ा पानी छल के आएगा, धीरे धीरे छल के आएगा और सॉइल इरोजन थोड़ा कम होगा। और फाइनल वाला जो हमारा तीसरा वाला है, इसमें क्योंकि हमारा ग्रास प्लांटेशन है, इसमें थोड़ा और पानी अगर हम डालेंगे, जैसे वर्षा पानी इसमें आएगा तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जो इसकी रूट्स होंगी प्लांट की वो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगी, मॉइस्चर इसमें रिटेन करेंगी और धीरे धीरे आएगा और सबसे साफ पानी तीसरे वाले पार्ट में। तो इससे मतलब ये दिखाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, बंजर खेत हमें नहीं छोड़नी चाहिए, कोई मतलब बंजर एरिया हमें नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें प्लांटेशन और वो करना चाहिए। उससे हमारा जो वाटर इनफिल्ट्रेशन है वो भी साफ मिलेगा, फिल्टर होकर हमें वाटर मिलेगा, और जो हमारी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए इस मॉडल का बेसिक। दूसरा एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो सेकंड वाला है इसमें मल्चिंग है ऊपर, हमारी मतलब कुछ वनस्पतियाँ हैं, तो जब अभी हमारा गर्मी स्टार्ट होगी तो हमें अपने जो जंगल है इस जंगलों को हमें बचाना है, जो हम आग लगाने की प्रवृत्ति है इससे रोकना है। अगर इसे मल्चिंग, अगर आप ये सोचिए कि इसमें आग लग जाए, ये हट जाएगी, फिर ये मिट्टी कैसी हो जाएगी पहले वाले की तरह, और फिर ज़्यादा सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे जो मिट्टी हमारे पास आशीर्वाद के रूप में है, ये मिट्टी बह बह करके नीचे चले जाएगी, हमारे पास फिर नंगे पहाड़ रह जाएंगे। क्योंकि टॉप सॉइल का सबसे मेन पार्ट रहता है, क्योंकि बारिश होगा तो वही तो पानी उसको इन्फिल्ट्रेट करके रॉक्स में जाएगा, और रॉक्स के फ्रैक्चर एंड फोर उसको डीप हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुँचाएगा। इसलिए टॉप सॉइल का बचे रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए इस मॉडल का। थैंक यू। समझ गए होंगे सारे लोग। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये बंजर खेत है और ये उपजाऊ खेत है, और थोड़ा सा खाद है और प्लांटेशन है, और जो भी पेड़, और ये हो गया हमारा प्लांटेशन। तो इसमें देखिए साफ एक भी ये नहीं आई है मिट्टी, इसमें भी मिट्टी नहीं आई, इसमें मिट्टी। ये बंजर खेत है, अगर इसमें बारिश का पानी आता है तो मिट्टी को भी बहा ले जाता है, और इसमें हमारा हल है, खाद खुद डाल रखी है, तो ये थोड़ा बहुत पानी को स्टोर कर देता है, और इसमें साफ पानी आता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे हमारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो ये जो हैं इसमें काफ़ी कम पानी नीचे जाता है, और ये पानी को ज़्यादा स्टोर करता है। तो आप अपनी खेत को बंजर ना रखें, उपजाऊ।